हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले अपना सीयूटी का लास्ट ईयर का एग्जाम। जी हाँ, जो एनटीए ने सीयूटी का जुलाई 2022 में अकाउंट्स का एग्जाम कंडक्ट करवाया था, जो उसमें 50 क्वेश्चंस आए थे, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि एग्जैक्टली क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। बच्चों, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था मैच द फॉलोइंग का। आपके पास दो लिस्ट गिवन थी, आपको उनको मैच करना था। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लिस्ट में वो है एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द वैल्यू ऑफ नेट एसिड्स। मींस जब हमारा परचेज कंसिडरेशन नेट एसिड से ज्यादा होता है तो क्या रहता है। डिबेंचर्स वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये बोल रहे जो परचेज कंसिडरेशन है वो ज्यादा है किससे, नेट एसिड से। तो एज यू नो, जब परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है किससे, नेट एसिड से, तो मीन्स यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आती है बच्चों वो कौन सी आती है, कैपिटल रिजर्व की। देखो हम किस तरीके से एंट्री करते हैं, इधर लिखते हैं हम एसेट्स, ठीक है, एसेट्स लिखा हमने, टू परचेज कंसिडरेशन, टू लाइबिलिटीज। अब आपसे ये यही चीज बोल रहा है कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो क्या है, ज्यादा है किससे, एसेट से। सॉरी, एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन मीन्स ये वाली चीज, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है एसेट से, तो जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो किस तरफ आएगी, तो एसेट्स की तरफ आएगी। तो जब एसेट्स की तरफ हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है बच्चों, वो होती है गुडविल, ठीक है। तो हमारा जो ए था इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा गुडविल, दैट इज बी ऑप्शन, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है। एंड जो बी ऑप्शन इसने पूछा हुआ है उसका रिवर्स पूछा हुआ है कि अगर नेट एसेट्स ज्यादा हो जाती है परचेज कंसिडरेशन से, मींस जो ये एसेट्स वाली साइड है ये ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगी, इधर आएगी। तो वो बैलेंसिंग फिगर बच्चों क्या होती है, दैट इज कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो जो हमारा बी था उसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा फोर्थ, दैट इज कैपिटल रिजर्व। मींस परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है तो आपका नेट एसेट से तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर होती है। सीधी सी बात, अगर एसेट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी तो गुडविल होगी, लायबिलिटी साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी तो कैपिटल रिजर्व होगी, ठीक है। तो ये हमने मैच किया गुडविल, देन ये हमारा मैच हो गया कैपिटल रिजर्व से। देन जो हमारा थर्ड ऑप्शन आता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट हम तब खोलते हैं जब आपने डिबेंचर्स को इश्यू किया एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी, दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसका ऑप्शन चला गया आपका फर्स्ट वाला। देन फोर्थ है एसेट्स रिसीव्ड अगेंस्ट डिबेंचर्स। मींस जब आप एसेट्स ले लेते हो और उसके बदले कैश नहीं देते, डिबेंचर्स इश्यू कर देते हैं, तो इसको क्या बोलता है, शेयर्स में और डिबेंचर्स में दोनों में कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। तो जब आपने इन चारों को मैच करा तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग आर द नॉन कैश आइटम्स। आपके पास चार आइटम्स नीचे गिवन है, इनमें से कौन सी नॉन कैश आइटम्स है, मींस किस ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। तो बच्चों इन चारों में से देखो, जो डेफर्ड टैक्स है, जो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम का डिफरेंस होता है, उसमें कोई भी कैश इंक्लूड नहीं होता है, तो ये नॉन कैश आइटम है। गुडविल राइट ऑफ करना, अब उससे कोई पैसा थोड़ी जा रहा है जेब से, तो वो भी नॉन कैश आइटम है। सेम डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश आइटम है। देन लास्ट है इंक्रीज इन स्टॉक। जो इंक्रीज इन स्टॉक है बच्चों हमारा, वो आपको पता ही है, आपने गुड्स परचेज किए हैं बेसिकली, तो आपके पास से कैश जाएगा ही जाएगा, तो उसमें कैश इन्वॉल्व है। तो फोर्थ को छोड़ के बाकी तीनों नॉन कैश आइटम्स है। तो जो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है वो ऑप्शन बनेगा आपका बच्चों, जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। देन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ XYZ लिमिटेड इज 60%। तो आपको उसकी ऑपरेटिंग रेशियो बतानी थी। आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो गिवन है और आपको बतानी थी ऑपरेटिंग रेशियो। तो आपको पता है इन दोनों रेशियो का टोटल क्या होता है, 100। ये आपको 60 गिवन थी, तो आप OR इजीली निकाल सकते हो, दैट इज 40%। 100 में से 60 गया हमारा 40%, तो हमारा 40% इसका हो गया एकदम करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
देन आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, इसमें से कौन सा मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन गिवन थे। फर्स्ट है डिसोल्यूशन बाय नेचर, देन कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। तो जो फर्स्ट वाला है बच्चों डिसोल्यूशन बाय नेचर, इस तरीके का कोई भी डिसोल्यूशन नहीं होता है, कंपल्सरी भी होता है, एग्रीमेंट के थ्रू भी होता है, नोटिस के थ्रू भी होता है और एक कोर्ट के थ्रू भी हो सकता है। तो जो नेचर वाला था वो नहीं होता है, तो जो फर्स्ट है वो नहीं है, तो मीन्स बी, सी एंड डी आपके तीनों ऑप्शन है। तो बी, सी एंड डी के अकॉर्डिंगली हमारा जो ऑप्शन बन गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। देन आता अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th। In the absence of any information regarding the acquisition of share in the profit of retiring or deceased partner by the remaining partners, it is assumed that they will acquire his or her share in the, मीन्स अगर कोई पार्टनर फर्म से जा रहा है, बेसिकली वो रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो जा रही है, तो उस केस में जो बाकी के बचे हुए पार्टनर हुए किस रेशो में उसके शेयर को एक्वायर करेंगे। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो हम लेके चलते कि वो ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही इसको एक्वायर कर लेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है। देन चलते अपने 6th क्वेश्चन पे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो एनपीओ वाले चैप्टर से रिलेटेड है। एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ स्टेशनरी जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। मीन्स कितनी अमाउंट की स्टेशनरी बेसिकली आपने कंज्यूम्ड कर ली है वो हम शो कर देते हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपको इस इंफॉर्मेशन के थ्रू वो वाली अमाउंट निकालनी थी। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो पेमेंट गिवन है हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं, दैट इज 23,000। तो एज यू नो हम इसमें क्या प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है बच्चों इन्होंने 4,000 रुपीज़ और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3,000 रुपीज़। तो यहाँ से ये आ गया हमारा 24,000। ठीक है, अब क्रेडिटर्स बचे। तो जो ओपनिंग क्रेडिटर्स होते हैं बेसिकली वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं। तो जो ओपनिंग क्रेडिटर्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। तो इसमें से 9,000 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 15,000। और जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो जाते हैं उसको हम क्या कर देते हैं प्लस, क्योंकि वो इसी ईयर से रिलेट कर रहे हैं। तो उसको जब हमने प्लस करा तो हमारा आंसर आ गया 17,500। ये वाली अमाउंट है जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 17,500। क्लियर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इज द अमाउंट रिसीव्ड एज पर द विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन। मीन्स जब कोई भी बंदा अपनी मर्जी से, जब वो मर रहा है अपनी इच्छा से कुछ पैसा दे के जाता है, बेसिकली एनपीओ वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया था, तो वो क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड बच्चों लिगेसीज। क्या कहलाती है, लिगेसी। देन आता अपने 8th क्वेश्चन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन of I Limited calculate the net increase and decrease in cash and cash equivalents during the year 21 and 22। आपको बताना है कि कैश में कितना इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनांसिंग की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आपको बस प्लस माइनस करना था। तो ये बोल रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम, वहां से मीन्स पैसा आया है, तो बेसिकली ये वाली फिगर हमारी क्या होगी बच्चों, प्लस होगी। ठीक है, देन जो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन आ जाता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड मीन्स यूज्ड हुआ है तो पैसा गया, तो ये वाली फिगर क्या होगी बच्चों हमारी माइनस हो जाएगी। देन आ जाता है फिनांसिंग से भी पैसा आया है, कैश फ्लो फ्रॉम आया है, तो मीन्स ये 235 यहाँ पे भी आया है। मीन्स ये दो फिगर प्लस होएगी और ये माइनस होएगी। तो जब आप इसको प्लस माइनस करोगे तो इट्स 470 एंड 470 में से जब हमने 435 माइनस करा तो 35,000 आपका फ्लो हुआ। मीन्स आपके पास 35,000 का कैश इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, 35,000 इंक्रीज। क्लियर है। देन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9th। ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड परचेज्ड ए बिल्डिंग वर्थ ऑफ ₹1,50,000, मशीनरी वर्थ ऑफ ₹140
फर्नीचर वर्थ ऑफ ₹10,000 फ्रॉम XYZ लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड ने मशीनरी ली है, फर्नीचर लिया है, बिल्डिंग ली है किससे, XYZ लिमिटेड से, और उसकी लायबिलिटीज भी ली है 20,000 की फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,15,000। परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट भी गिवन है। कैलकुलेट द गुडविल और कैपिटल रिजर्व टू बी रिकॉर्डेड बाय ब्लूप्रिंट लिमिटेड। बिल्कुल जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वहीं से आपको बताना बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगी और कितनी अमाउंट की आएगी। तो बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम इसको करेंगे। देखो जब उसने ये सारी चीज़ें खरीदी होगी तो यहाँ पे मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर, तो मशीनरी कितने की है 140 की, और बिल्डिंग है हमारी 150 की, और फर्नीचर है हमारा 10,000 का। तो टू लाइबिलिटीज़ कितने की है 20,000 की, और जो आपका परचेज कंसिडरेशन है कितना है XYZ से 31500। अब आपको देखना है ये वाली अमाउंट एसेट साइड्स की अमाउंट ज़्यादा है या फिर ये वाली ज़्यादा, मीन्स डेबिट साइड ज़्यादा है या फिर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो डेबिट साइड का जब आप टोटल करोगे तो ये बनेगा आपका 3 लाख। ठीक है, जब आपने इसका टोटल किया ये 3 लाख, इसका टोटल 335। बेसिकली डेबिट साइड हमारी ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी, सॉरी डेबिट साइड कम है तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी बैलेंसिंग फिगर आती है, दैट इज गुडविल। अगर इधर आती तो कैपिटल रिजर्व। तो अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर इसमें से माइनस कर दो, दैट इज 35,000। मीन्स हमारी जो क्या है गुडविल है कितने की 35,000 की। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, गुडविल ऑफ 35,000। ठीक है, देन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। द डायरेक्टर्स ऑफ तिवोली प्लास्टिक लिमिटेड रिजॉल्व दैट 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू बी फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹30 पर शेयर। ठीक है, वो आपको कह रहा है बच्चों की एक कंपनी है बेसिकली, ठीक है, उसके डायरेक्टर ने नॉन पेमेंट मींस पेमेंट ना आने पे क्या बोल रहा है कि हम शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं हम, 200 शेयर्स को फॉरफिट वो लोग कर रहे हैं। तो जब उसने 200 शेयर्स को फॉरफिट किया उसके बाद फिर उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि आउट ऑफ दीज मीन्स इन 200 शेयर्स में से 150 शेयर्स, कितने 150 शेयर्स को वो रीइश्यू कर रहा है। 200 थे, 200 के 200 नहीं कर रहा, 200 के नहीं कर रहा, कितने कर रहा है 150 शेयर्स को वो क्या कर रहा है बच्चों, रीइश्यू कर रहा है। कितने पे, रीइश्यूड एट 60 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। मीन्स 60 रुपीज़ में उसने इश्यू कर दिया, 40 रुपीज़ का उसने डिस्काउंट दे दिया। टोटल वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी थी हमारी, 100 रुपीज़ थी। तो आपको बताना है हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो अब कैपिटल रिजर्व में आपकी कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी आपको वो बताना था यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम कि हमारी कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट जाएगी। तो जब आपने इस क्वेश्चन को किया होगा सबसे पहले आपने फॉरफीचर की एंट्री की होगी। अब फॉरफीचर की एंट्री आपको पता ही हम कैसे करते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट कर देंगे कितना 200 इंटू कितने का शेयर है 100 का, दैट इज 20,000। ठीक है, कौन सी कॉल नहीं आई थी हमारी शेयर, फाइनल कॉल या फिर सेकेंड कॉल, कितने की 200 इंटू 30 रुपीज़ की, दैट इज 6,000 की। तो कितना अमाउंट उसने फॉरफिट कर लिया शेयर फॉरफीचर में 200 इंटू 70, दैट इज 14,000। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें से उसने 150 शेयर्स को रीइश्यू किया। तो हमारी जो सेकेंड एंट्री बनती है दैट इज बैंक अकाउंट, कितनी 150 इंटू 60, दैट इज 9,000। कितने का उसने वो दिया है डिस्काउंट, तो हम वो कहाँ से लेते हैं बच्चों, शेयर फॉरफीचर से। तो 150 इंटू 40 दैट इज 6,000 टू शेयर कैपिटल दैट इज 15,000। ठीक है, आपने ये दो एंट्री की होगी और इसके बेस पे आपने कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी वो। तो यहाँ पे अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट 14,000 से 6,000 को माइनस करेंगे और 8,000 इसका करेक्ट ऑप्शन मार्क कर देंगे कि हमारा फोर्थ ऑप्शन है। बट नहीं, जो ये 14,000 की अमाउंट है ये कितने शेयर से रिलेट करती है 200 शेयर से, और हमने रीइश्यू कितने किए हैं, जस्ट 150 शेयर्स को रीइश्यू किया है। तो हमें 150 शेयर से रिलेटेड इस 14,000 में कितनी अमाउंट है वो निकाल के उसमें से कितनी यूज हो गई वो माइनस करके बताना है। तो देखो 200 शेयर से रिलेटेड कितनी है 14,000 है, तो 150 से रिलेटेड कितनी हो जाएगी 14 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 150,
तो आप जब इसको माइनस करो दैट इज 70, तो 15 7 जा देखिए 10500। ये वाली जो अमाउंट है बच्चों ये किससे रिलेट करती है, आपके 150 शेयर से। इतनी अमाउंट आपने फॉरफिट की थी, उसमें से आपने 6000 को यूज कर लिया एज अ डिस्काउंट देने में, तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे 10,500 से 6000 को माइनस किया, बचा कितना 4500, तो वो हमारी कहाँ चली जाएगी, वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा, उसका कैपिटल गेन है, तो हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बच्चों, कैपिटल रिजर्व में। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसका डी नहीं होगा क्योंकि जो 8000 की अमाउंट है वो पूरे 200 शेयर्स की है। अगर यहाँ पे वो बोलता कि उसने 200 शेयर्स को ही रीइश्यू किया है तो ही आप वो वाली अमाउंट डालते, बट यहाँ पे रीइश्यू कितने शेयर्स हुए, दैट्स 150। क्लियर है। देन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। दो पार्टनर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया अपनी फर्म को डिसॉल्व करने का। तो उस टाइम पे वो बोल रहा है कि ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन गुडविल अपीयर्ड एट ₹5 लाख इन द बैलेंस शीट। मीन्स बैलेंस शीट में जो आपकी गुडविल है वो कितने की शो हो रही है बच्चों, 5 लाख रुपीज़ की शो हो रही है। तो आपको बताना है गुडविल विल बी, मीन्स बेसिकली आपको गुडविल का ट्रीटमेंट बताना है कि इसमें से हम क्या गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, आपके पास चारों ऑप्शन गिवन थे कि उसको रियलाइजेशन की डेबिट साइड डाल देंगे, या फिर उसको रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड डाल देंगे, या फिर उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर हम उसको कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये तो बहुत ही ईजी है। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी एसेट्स को कहाँ करते हैं, डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, अब आपको लगेगा कि गुडविल को नहीं ट्रांसफ़र करते क्योंकि गुडविल तो रीवैल्यू होती है, बट जब एग्जिस्टिंग गुडविल आपकी बुक्स में है बच्चों तो वो भी दूसरी एसेट्स की तरह ट्रीट की जाएगी। तो जब आप उसको दूसरी एसेट्स की तरह ट्रीट कर रहे हो तो जैसे आपने एसेट्स को ट्रांसफ़र करा उसको भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने डेबिट साइड में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सारी एसेट्स को हम डेबिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं, फिर उसमें से जो वैल्यू रियलाइज होती है वो हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं। तो जब ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको वही बताना था, डेबिट साइड ट्रांसफर कर रहे हो, क्रेडिट साइड कर रहे हो, या फिर पार्टनर्स को ही दे रहे हो। तो दूसरी एसेट्स की तरह गुडविल को भी हम डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ सी पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, एक पार्टनर है सी के, ठीक है, उसकी कैपिटल गिवन है ऑन 31 मार्च 2022, मीन्स क्लोजिंग कैपिटल बच्चों गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, देन प्रॉफिट उसको कितना क्रेडिट हुआ इस साल, 3 लाख रुपीज़ का। देन उसने ड्राइंग्स कितने की ली है इस साल, 1 लाख रुपीज़ की। और एडिशनल कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस किया है वो कितने का किया है, 5 लाख रुपीज़ का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको गिवन था। तो बिल्कुल सिंपल सा आपको क्या निकालना है यहाँ पे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल। सॉरी, क्लोजिंग तो गिवन है, ओपनिंग कैपिटल। तो वो सारी इंफॉर्मेशन को रिवर्स कर दो जो जो उसको दिया होगा। देखो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारी, 12 लाख रुपीज़। ठीक है, 12 लाख रुपीज़ है। अब जो आपने उसको प्रॉफिट दे दिया होगा वो उससे वापस ले लो। तो प्रॉफिट को क्या कर दो, माइनस कर दो। प्रॉफिट कितना दिया आपने, 3 लाख रुपीज़ का। तो जब इसमें से ये माइनस करा तो कितना आ गया आपका, 9 लाख रुपीज़। उसके बाद ड्राइंग्स, मीन्स उससे उसकी कैपिटल कम हुई होगी, तो ड्राइंग्स को दोबारा से ऐड कर दो, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। तो अब हमारी कैपिटल कितनी आ गई, 10 लाख रुपीज़। फिर वो बोल रहे कि उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी 110, मीन्स 1 अक्टूबर को लगाई थी उसने 6 मंथ्स के लिए। तो जब उसने ये लगाई होगी तो ये बाद में लगाई थी, तो इसको माइनस कर देंगे, दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। तो जब आपने इसको माइनस करा तो हमारी ओपनिंग कैपिटल बच्चों आ गई 5 लाख रुपीज़। कितनी आ गई, 5 लाख रुपीज़। अब इस ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना है कितने से, 12% से। तो जब आप इसने 12% से दोगे तो इट्स विल बी 12 5 जा 60,000। कितना आ जाएगा, 12% से 60,000।
ठीक है। अब ये ओपनिंग कैपिटल पे था तो आप लोग सोचोगे 60,000 इज द राइट आंसर, बट इसने एक और चीज गिवन थी, एडिशनल कैपिटल। अब उसने वो जो 6 मंथ्स के लिए जो उसने 1 अक्टूबर को कैपिटल एडिशनल लगाई थी उस पर भी तो इंटरेस्ट दोगे ना, कितने का दोगे, 6 मंथ्स का, क्योंकि उसने अक्टूबर में लगाई तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का, तो कितनी लगाई थी उसने 5 लाख ही लगाई थी, तो 5 लाख पे हम दे देंगे 12%। कितने मंथ्स के लिए बच्चों, 6 मंथ्स के लिए, तो बेसिकली इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 30,000। तो ये टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना बन गया, 60 + 30 दैट इज 90,000। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देन आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द साकेत क्लब ए एनपीओ इज 260, आपको उसने उसकी टोटल इनकम बता दी है 260 है और उसको कितना सरप्लस हुआ है वो बता दिया है, आपको टोटल एक्सपेंडिचर बताना था। ये तो बिल्कुल ही 13 क्वेश्चन, चलिए निकालते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर बच्चों बिल्कुल सिंपल था, देखो इनकम आपने लिख दी इस तरफ, एक्सपेंडिचर हम लिखते हैं इस तरफ। तो इनकम आपको इसने गिवन थी कि 260 की है, ठीक है। सरप्लस एज यू नो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आती है हमारी, इस तरफ आती है, कितने की है 85 की। तो अब आपको ये वाली फिगर कैलकुलेट करनी थी कि ये वाली हमारी कितनी आएगी, तो आप 260 में से 85 को माइनस कर दो तो वो कितनी आ जाएगी, दैट्स 175, ठीक है, 1,75,000। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका 1,75,000, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। इफ एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, मीन्स आप एवरेज प्रॉफिट मेथड को यूज कर रहे हैं, ठीक है। कितना है आपका लास्ट ईयर का, विच वर 136 फॉर 18, मतलब तीनों साल का प्रॉफिट उसने आपको अलग अलग गिवन दे दिया है। देन आपको बताना जो x है उसका कितना शेयर बनेगा 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक 3 मंथ्स का, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का कितना शेयर बनेगा जब आप उसको एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं और तीनों की रेशियो आपको गिवन है 4:5:1। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे हम, कितना है तीनों साल का प्रॉफिट, एक का 154 है, सेकंड का है हमारा, फर्स्ट का है 136, देन नेक्स्ट का है हमारा 1 लाख। तो जब आपने तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करा तो ये हमारा आ गया 939, 3,90,000। ये 3 इयर्स का टोटल प्रॉफिट है, डिवाइडेड कर दिया, हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। हमारा पूरे साल का मतलब एक ईयर का हम एवरेज प्रॉफिट कितना लेके चलते हैं 1,30,000। आपको निकाला 3 मंथ्स का, तो इसमें से 3 मंथ्स का निकाल दो, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 = 12, 4 2 = 8, 32,500। ये 3 मंथ्स का आ गया। अब 3 मंथ्स में से किसका शेयर पूछा है इसने आपसे, x का। तो x का शेयर कितना है 4 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 10। तो जब आपने इसका निकाला तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 = 20, 4 8 = 1, 12 दैट इज 13,000। तो x का शेयर कितना आ गया बच्चों हमारा 13,000। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। उसने आपसे इश्यू ऑफ शेयर्स की करेक्ट सीक्वेंस पूछी, तो आपको पता ही है सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस को इश्यू करते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, तो एप्लीकेशन आएगी आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हो गई, उसके बाद आप प्रोराटा वगैरह करके ओवर सब्सक्रिप्शन जो भी केस है बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट कर देते हैं। जब आपने अलॉटमेंट करी तो जिन लोगों को आप शेयर्स अलॉट नहीं करते हैं उनको क्या कर देते हैं, उनका एप्लीकेशन मनी वापस कर देते हैं और एक लेटर ऑफ रिग्रेट भी उनको लिख देते हैं। तो वही चारों ऑप्शन इसने आपसे पूछे थे, तो आपको बताना था करेक्ट सिक्वेंस कौन सी है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस को इश्यू करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव होगी, उसके बाद शेयर्स को अलॉट किया और जो बच गए उनको लेटर ऑफ रिग्रेट आपने भेज दिया। तो इस अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज BACD। क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 16, फॉर कंप्यूटिंग गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट
थर्ड, द फॉलोइंग सीक्वेंस विल बी फॉलोड। फिर से उसने आपका सीक्वेंस का क्वेश्चन पूछा है कि जब आप कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तब आप किस किस सीक्वेंस में इन स्टेप्स को करते हो। तो सबसे पहले देखो 4 स्टेप्स गिवन थे। कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देन आ जाता है असरटेन द फर्म्स कैपिटल, ठीक है, देन आ जाता है असरटेन द एवरेज प्रॉफिट्स, देन वॉल्यूम ऑफ गुडविल। तो आपको पता ही है सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। उस एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करके उसके बेस पे हम क्या निकाल लेंगे, कैपिटलाइजेशन निकाल लेंगे, उसको कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है, मींस ए उसके बाद आएगा। फिर क्या करेंगे, फर्म की कैपिटल निकालेंगे, मींस सेकंड वाला ऑप्शन थर्ड नंबर पे जाएगा, और लास्ट में आपने गुडविल कैलकुलेट कर देनी है। तो हमारी इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या बनेगी बच्चों, मींस हमारी इसकी करेक्ट सीक्वेंस बन गई, पहले सबसे पहले आप करेंगे सी करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने उसको कैपिटलाइज करा ए, देन बी, देन डी, सी ए बी डी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सी ए बी डी कहाँ हमारा, ऑप्शन नंबर बी, सी ए बी डी। सबसे पहले आपने क्या करा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा, उसके बेस पे आपने क्या निकाल लिया, कैपिटलाइज करके एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन निकाल ली, उसके बाद आपने फर्म की कैपिटल निकाली, और उसके बाद दोनों को जब यूज करके आपने क्या निकाल दिया, गुडविल, ठीक है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए कंपनी इज मेजर्ड बाय। एक कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को आप कैसे मेजर करते हो, तो आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन थे, वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी रेशियो। तो जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कहाँ से निकल के आती है बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। सॉल्वेंसी आपकी क्या बताती है कि आप लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लिक्विडिटी बताती है शॉर्ट टर्म डेब्ट्स जो आपके होने वाले हैं उनको पे कर सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल, तो आप वर्किंग कैपिटल को ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर अंडर यूटिलाइज कर लेते हैं, उस बारे में बता रही है। बट अर्निंग कैपेसिटी कौन बताएगी, कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो थी, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वो बताती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Then another next question, question number 18. Separate disclosure of cash flows from dash activities is important. मीन्स जो कैश फ्लोज है उसका एक सेपरेट डिस्क्लोजर बनेगा, कौन सी एक्टिविटीज से बनेगा, जिन एक्टिविटी से दे रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच एक्सपेंडिचर हैव बीन मेड फॉर रिसोर्सेज इंटेंडेड टू जनरेट फ्यूचर इनकम एंड कैश फ्लोज। मीन्स आपने वहां पे खर्चा किया है जहां से आपको फ्यूचर में इनकम आने वाली है, तो उन वाले खर्चों को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करना। तो ये कौन सी होगी बच्चों, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, इन ए कॉमन साइड स्टेटमेंट इफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आर 23 lakhs एंड अदर इनकम्स आर 3 lakh, देन द परसेंटेज ऑफ टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। टोटल रिवेन्यू को लेके आपने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में जस्ट परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी। तो टोटल रिवेन्यू कितना हो गया, टोटल रिवेन्यू प्लस अदर इनकम दैट इज 23 + 3 दैट इज 26 lakhs, ठीक है, 26 lakhs। उसके नीचे आपने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखना है दैट इज 23 lakh, और आपको कुछ नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसको करोगे तो इट विल बी 113.04 आपका आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20, which account is credited for the transfer of interest on debentures redemption fund investment। मीन्स आपको जब आपने इन्वेस्टमेंट किए डिबेंचर रिडम्पशन फंड जो आप बनाते हो अलग से, जब आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो तो वहां से जब इंटरेस्ट आएगा तो उसको कौन से अकाउंट में आप क्रेडिट करते हो। तो इसने आपसे पूछा था। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आपको इंटरेस्ट रिसीव होएगा तो आप क्या जनरल एंट्री करोगे बच्चों, सबसे पहले हम कर देंगे बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट, किस पे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट पे। तो जब आपने ये वाली एंट्री की, मीन्स यहाँ पे आपको अमाउंट गिवन नहीं थी, जितना भी इंटरेस्ट आया अब आप उसको इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, जिससे वो रिलेट कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट को वापस इसी इन्वेस्टमेंट के अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। तो इसने आपसे पूछा अब आपने कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया है, आपने डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ही क्रेडिट किया है, सॉरी इन्वेस्टमेंट की थी ना, तो हम उसको वापस फंड में डाल देंगे। तो यहाँ पे आप उसको फंड में डाल दोगे। तो आपका कौन सा अकाउंट क्रेडिट होएगा बच्चा, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है। जब आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने वो जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ था उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उसके फंड में, जो वो फंड जब आपने इन्वेस्ट किया उसी पे तो इंटरेस्ट आया, तो वो वाला इंटरेस्ट हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, फंड में ही, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी फॉरफीट द 400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप ऑन विच 1600 हैज बीन पेड। ये आपको बोल रहा है कि उसने 400 इक्विटी शेयर्स को फॉरफीट किया है जिस पे 1600 आ चुके थे, फुल्ली कॉल्ड अप। तब आपको बताना है कि कितने नहीं आए थे सबसे पहले। तो शेयर फॉरफीचर में टोटल कितनी अमाउंट आनी चाहिए थी, 4000, 400 इंटू 10 दैट इज 4000। आई कितनी है, 1600, मीन्स जो आपकी शेयर फॉरफीचर में जाएगी। तो कितनी नहीं आई बच्चों, हमारी कितनी अमाउंट नहीं आई, 2400, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये बोल रहा है ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इश्यूड अपॉन पेमेंट ऑफ ₹3000। उसने सारे शेयर्स को री इश्यू कर दिया 3000 रुपीज़ में। आपको बताना है कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर की थी। देखो ये हो गया आपका शेयर फॉरफीचर का बैलेंस। अब जब आपने री इश्यू किया होगा तो हमने क्या एंट्री की होगी बच्चों, बैंक अकाउंट कितने में, 3000 में, और शेयर कैपिटल तो आपको पता पूरा रहेगा क्योंकि फुल्ली पेड अप है तो 4000। तो यहाँ पे कितना आया होगा शेयर फॉरफीचर से, 1000 रुपीज़। तो बैलेंस कितना था, 1600। यहाँ से आपने डिस्काउंट पे जब इश्यू किया तो 1000 यहाँ पे यूज हो गई, कितना बच गया, 600। सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू किए तो सारा 600 कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। अभी जब ये पहले क्वेश्चन आया था वहाँ पे उसने सिर्फ 150 शेयर्स को इश्यू किया था री इश्यू, बट यहाँ पे उसने 400 के 400 शेयर्स को री इश्यू किया, तो सारी अमाउंट कहाँ चली गई, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है। देन चलते अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। रमन एंड नमन वर इन ए पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है, उनकी रेशियो गिवन है। देयर पार्टनरशिप डिसॉल्व्ड, उनकी पार्टनरशिप बंद हो रही है। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नमन लोन वॉज 20,000। नमन का जो लोन है वो कितने का है बच्चों, 20,000 का है। नमन एग्रीड टू टेक द स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ ₹15,000 एट 18,000। मीन्स 15,000 का स्टॉक था, वो उसको 18,000 में लेने को तैयार है, ठीक है। और बैलेंस को वो किस में ले लेगा, कैश में ले लेगा। तो सिंपल सी बात है, जो नमन का लोन था वो कितने का था, 20,000 का। कितने का स्टॉक ले लिया उसने, 18,000 का। रियलाइजेशन वैल्यू लिखेंगे ना, बाकी का जो बचा उसने कैश में ले लिया, तो 20 में से 18 गई, दैट इज 2, उसने कैश में ले लिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नमन लोन। अब उसको खत्म कर दोगे, डेबिट कर दो। रियलाइजेशन से कितना चला गया, 18,000 स्टॉक का, और बाकी का बचा हुआ आपने क्या कर दिया बच्चों, उसको कैश में दे दिया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कितना दे रखा है आपको, 80,000 दे रखा है। ऑन 1st of July 2020 a major plant repair was undertaken for ₹10,000 which was charged to revenue। एक प्लांट की रिपेयर हुई जिसको उसने गलती से रिवेन्यू में डाल दिया, बेसिकली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। दैट सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द गुडविल वैल्यूएशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन और द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंगली आपको निकालना है। तो बेसिकली आपको क्या निकालना था बच्चों, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना था। तो देखो जो एडजस्टेड प्रॉफिट, अब एंड का प्रॉफिट उसने आपको बता दिया कितना है, 80,000 है। उसने इस 80,000 में क्या कर दिया, उसको रिवेन्यू में चार्ज कर दिया। ठीक है, मीन्स गलती से 10,000 रुपीज़ उसने इसमें से माइनस करेंगे तो उसको दोबारा से प्लस कर देंगे, तो कितना बन गया, 90,000। ठीक है, जब ये 90,000 बन गया, अब कह रहा है अब जो डेप्रिसिएशन है वो तो आपका रिवेन्यू उसमें जाता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो उस कितने की 10,000 के अमाउंट पे आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। 10,000 पे डेप्रिसिएशन निकाल दो, कितना, 10%। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट निकाला 1000, इसमें से माइनस करा और 89 को क्लिक कर देंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर जो आपको बी है। बट नहीं, उसने डेट गिवन थी ऑन 1st of July, मीन्स उसने 9 मंथ्स के लिए उस मशीन को यूज किया। तो कितने मंथ्स के लिए करेगा, 9 मंथ्स के लिए उस पर क्या लगेगा आपका डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आप इसमें 9 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, 1000। तो यहाँ से आना ही था हमारा 3 और इट्स 4,
और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 250, दैट इज 750। 750 का डेप्रिसिएशन और इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 89250। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 89,250। अब ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, अब हम इसको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। मैच लिस्ट, फिर से मैच द फॉलोइंग का एक लिस्ट के साथ आपको सेकंड वाली लिस्ट को मैच करना है। देखो पार्टनर्स की सैलरी गिवन है, मैनेजर्स की सैलरी गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस एंड कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। देखो जो पार्टनर्स की सैलरी है एज यू नो वो कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी, और मैनेजर्स की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो मींस आना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और दोनों ही हमारे बेसिकली खर्चे तो दोनों डेबिट साइड जाने वाले हैं। तो पार्टनर्स की सैलरी कहाँ चली जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, और मैनेजर्स की सैलरी कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस एंड कमीशन रिसीव्ड, जब आपको कमीशन रिसीव्ड हुआ बेसिकली वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जाएगा, और जब आपने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो उसकी क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ए को सेकंड से मैच करना था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, पार्टनर्स की सैलरी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी और मैनेजर्स की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो आपका बेसिकली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना ही देना पड़ेगा। क्लियर है। देन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द बॉम्बे वुमेन क्रिकेट क्लब इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 और बैलेंस शीट ऑन द सेम डेट, ठीक है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन, आपको बताना आप उसको कैसे डील करेंगे। इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या गिवन है। डोनेशन फॉर द पैविलियन कंस्ट्रक्शन वाज 12,25,000। कितनी इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चों, 12,25,000 जो है डोनेशन गिवन है। उसमें से बोल रहे कि उसने एक्सपेंडिचर कर दिया कितने का, 10,80,000 का, और एस्टिमेट कितने का था, 25 लाख का। तो एस्टिमेट से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, आपने कोई भी अंदाजा लगाया उससे हमें क्या लेना देना है, तो आपको बाकी दो फिगर्स का यूज करना है। अब डोनेशन इतनी आई थी, एक्सपेंडिचर इतना हो गया, तो बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है, पैविलियन वाली डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन है, जिसको कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो बैलेंस शीट में जब आपने शो किया डोनेशन माइनस का एक्सपेंडिचर, 1225 में से आपने 180 को जब माइनस करोगे तो जो बाकी की बची हुई अमाउंट आएगी उसको शो कर दो लायबिलिटी साइड्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, जब आप इसको माइनस करोगे 145 आएगा तो आप उसको लायबिलिटी साइड शो कर दोगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। देन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। X Limited has a current ratio of 3:5, 3.5:1 और quick ratio 2:1. If the excess of current assets over the quick assets represented by the inventories is 24,000. करंट रेशियो भी गिवन है, क्विक रेशियो भी गिवन, और इन्वेंट्री भी बता दी कितनी है, 24,000, और वही उसका करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का डिफरेंस है। तो आपको करंट लायबिलिटीज को बताना था। तो बच्चों आप क्या करेंगे, हम आप इसमें ज्यूम कर लेते हैं जो करंट एसेट्स है वो हमारी कितनी है, 3.5 इसने गिवन ही है ना, 3.5:1, तो इसको x ले लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारी क्विक एसेट्स कितनी हो गई, 2x हो गई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1.5x, वो इसने आपको गिवन है इन्वेंट्री। कितनी इन्वेंट्री गिवन है, 24,000। तो यहाँ से जब हमने x की वैल्यू निकाली तो हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 2, 3 और 8,000, दैट इज 16,000। 8 की वैल्यू हमारा, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 16,000। तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से करंट एसेट्स है, फिर क्विक एसेट्स कोई भी एक चीज़ निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ से जब क्विक एसेट्स पे इसको रखा, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, क्विक एसेट्स पे जब मैंने इसको रखा तो 2 × 16,000, तो हमारी क्विक एसेट्स कितनी आ गई, 32,000। ठीक है, आपको करंट लायबिलिटीज बतानी थी, क्विक रेशियो गिवन ही थी। क्विक रेशियो कितनी गिवन है, 2:1, मीन्स 2:1 डिवाइडेड बाई क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। क्रॉस करेंगे तो करंट 32 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 16,000। मीन्स हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई बच्चों, 16,000। इसने आपसे वही पूछा था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 16,000। क्लियर है। देन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को क्या बोला जाता है, वो वाली स्टेटमेंट्स जब आप साइड बाय साइड एक दूसरी फर्म्स की जो होती है स्टेटमेंट्स उनको रखते हैं और कंपैरिजन करते हैं, तो उस वाली चीज़ को क्या बोला जाता है, डायनामिक बोला जाता है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल या एक्सटर्नल एनालिसिस। तो उसको कौन सा एनालिसिस बोला जाता है बेसिकली बच्चों, उसको बोला जाता है आपका हॉरिजेंटल एनालिसिस। आप साइड बाय साइड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में रखते हैं तो उसको हॉरिजेंटल एनालिसिस बोला जाता है, और जो कॉमन साइड स्टेटमेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है, वर्टिकल एनालिसिस बोला जाता है। देन आ जाता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द कंपनी परचेज प्लांट विद ए बुक वैल्यू ऑफ 190 फ्रॉम द नेशनल विक्ट्री कंपनी। ठीक है, उसने एक क्या खरीदा है, प्लांट खरीदा है 190 का एक कंपनी से, और उसने उसको बोला है कि हम आपको 2000 शेयर्स इशू करेंगे 100 ईच के एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5%। तो आपको बताना था कि कितनी अमाउंट 10% डिबेंचर्स अकाउंट में आप क्रेडिट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम कितनी अमाउंट क्रेडिट करेंगे। तो देखो इसने बोला है कि उसने 190 का प्लांट लिया, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री तो बच्चों जो हम इसमें करेंगे वो आ जाएगी प्लांट 2 किससे लिया है, नेशनल विक्ट्री कंपनी से। कितने का लिया उसने, 1,90,000 का। ठीक है, अब इसने इसके बदले इसको डिबेंचर्स इशू किया, तो एनवाईसी को, एनवीसी जो है इसको तो मिलने ही वाले हैं 192 डिबेंचर्स, और इसने इसको डिस्काउंट पे इशू किया, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना 5% दिया है। ठीक है, मीन्स बेसिकली 10,000। इसने पूछा था यहाँ पे कितनी अमाउंट क्रेडिट की जाएगी, तो एज यू नो यहाँ पे फेस वैल्यू लिखी जाती है, तो हमारी फेस वैल्यू क्या है, उसने 2000 के डिबेंचर्स एज इट इज उसने आपको दे ही दिया, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल था, बस इसको इसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना था, दैट इज 2 लाख रुपीज़। इन केस यहाँ पे इसने ये वाली अमाउंट नहीं दी होती कि उसने कितने डिबेंचर्स इशू करे, ये वाली फिगर आपको गिवन नहीं होती कि उसने 2000 डिबेंचर्स इशू करे, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता कि उसने कितने डिबेंचर्स इशू करे। बट यहाँ पे एग्जैक्टली उसने सिंपल वर्ड्स में आपको दे दिया था, तो आपको कुछ भी नहीं करना था, डिबेंचर्स इनटू फेस वैल्यू दैट इज 2 लाख रुपीज़। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, दैट इज 2 लाख रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टेक्स प्लेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन, हम किस किस ओकेजन पे गुडविल को वैल्यू करते हैं। आपके पास उसने 5 ऑप्शन दे रखे हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए बिजनेस, जब आप एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उस टाइम पे तो बिल्कुल नया बिजनेस है तो गुडविल होती ही नहीं है, तो यहाँ पे तो कर ही नहीं सकते, तो ए तो है ही नहीं। तो सबसे पहले अगर आप नीचे ऑप्शंस में देखोगे ना बच्चों, तो कहीं पे भी आपको ए 3 ऑप्शन के अंदर गिवन है, सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे ए गिवन नहीं है, तो वहीं से पता चल जाता है कि जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, बी रहेगा, क्योंकि ए हो ही नहीं सकता। और ए, सी एंड डी तीनों ऑप्शन में ए आपको एज इट इज गिवन है। फिर भी एक बार और ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उस टाइम पे हम वैल्यू करते हैं ताकि कंपनसेट कर सके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अमलगमेशन के टाइम पे भी किया जाता है जब 2 फर्म्स आपस में मिल जाती है। एडमिशन के टाइम भी किया जाता है। देन लास्ट में आता है डिसोल्यूशन, जब फर्म बंदी हो रही है तो उस टाइम पे वैल्यू नहीं किया जाता, जितने भी गुडविल है हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बी, ए के केस में और ई के केस में नहीं किया जाता, बी, सी एंड डी तीनों केस में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। जो क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों वो है फॉलोइंग आइटम्स आर कैटेगराइज्ड अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको बताना है इन एक्टिविटीज में कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर आती है। देन फर्स्ट है परचेज ऑफ गुडविल, जब आप गुडविल परचेज करते हो तो परचेज ऑफ गुडविल आपकी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फिनांसिंग है। तो एज यू नो गुडविल आपकी एसेट है तो दैट विल बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जब आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो तो उस टाइम पे क्या रहेगा। देन इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स जब इशू करते हैं। एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जब आप मशीनरी को सेल करते हो उस पर जो गेन होता है। तो बच्चों देखो परचेज ऑफ गुडविल मैंने बताया आपको इन्वेस्टिंग है,
शेयर्स को इश्यू करना एज यू नो फिनांसिंग एक्टिविटी है। तो बाकी के जो दो ऑप्शन बचे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट में से किया जाता है, एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो भी आपकी एक हम कौन सी साइड लिख देते हैं, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड लिख देते हैं, क्योंकि हमें गेन हुआ है उस पर। तो जो बी एंड डी ऑप्शन है वो इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो नीचे से जब आप ऑप्शन निकालेंगे तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि परचेज ऑफ गुडविल कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, एंड इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स कौन सी एक्टिविटी है बच्चों? फिनांसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, देन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, आपके पास लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, आपको दोनों को मैच करना है। तो लिक्विडिटी रेशो बेसिकली ये कहाँ से आया है? अकाउंटिंग रेशो से। चारों रेशो आपको गिवन है, उन चारों रेशो के अंदर जो होती है रेशो, तो उसमें से एक एक रेशो गिवन है, तो आपको बताना कौन सी किससे रिलेट है। तो लिक्विडिटी रेशो जो आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताती है, तो इन चारों में से प्रोप्राइटरी, करंट, अर्निंग एंड करंट एसेट टर्नओवर, कौन सी रेशो लिक्विडिटी? लिक्विडिटीज बच्चों करंट रेशो कौन सी होती है? लिक्विडिटी रेशो के अंदर अपनी दो रेशियोज आ जाती है, करंट रेशो एंड क्विक एसिड्स बोल, जो क्विक एसिड्स वाले क्विक रेशो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशो भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, देन अदर सॉल्वेंसी रेशो जो आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताती है, तो इसके अंदर कौन सी रेशो आ जाती है? आपकी प्रोप्राइटरी रेशो। इसके अंदर डैप्ड इक्विटी भी आ जाती है, प्रोप्राइटरी रेशो भी, टोटल एसेट्स टू डैप्ड भी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी जो हमारी होती है। देन आता है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो जो आपकी कंपनी की एफिशिएंसी को बताती है, जो आपकी इसको टर्नओवर रेशियोज भी बोला जाता है। तो इसमें डायरेक्ट वर्ड था टर्नओवर, तो इसके अंदर कौन सी चलेगी? करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। देन रहता प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो आपकी प्रॉफिट अर्निंग को बताती है, तो कौन बताएगा? अर्निंग पर शेयर बता देगा। अर्निंग पर शेयर जो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, तो जो प्रॉफिट बचते तभी तो देंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आपकी अर्निंग पर शेयर को बता देती है। तो जब हम यहाँ से मैच करेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? देन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The money received from applicants to whom no debentures have been allotted, जिसको हमने कोई डिबेंचर्स ही अलॉट नहीं किया, तो हम उस वाली अमाउंट का क्या करते हैं जो आपको एप्लीकेशन पे रिसीव हुई। तो बच्चों बेसिकली जिसको हमने कोई भी शेयर अलॉट ही नहीं किया, तो हम उस पैसे को अपने पास नहीं रख सकते, हम उसे क्या कर देते हैं? लेटर ऑफ रिग्रेट लिख के वो पैसा रिफंड कर देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मींस जिसको डिबेंचर्स हमने अलॉट नहीं किए उसको पैसा रिफंड कर दीजिए। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर हुज रेशियो वाज 1/4 इफ द टर्नओवर इन द ईयर ऑफ द डेथ टिल द डेट ऑफ डेथ वाज 8 लाख। एक पार्टनर है, उसकी डेथ हो गई है, उसका शेयर आपको बता रखा है 1/4 है। कितना है बच्चों? 1/4। उसने बताया जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी ना, मतलब जिस दिन उसकी डेथ हो, टिल द डेट ऑफ डेथ उसको कितना टर्नओवर है हमारी कंपनी में? 8 लाख रुपीज़ का है। और प्रीवियस ईयर में इसने बता दिया कि हमारा टर्नओवर कितना था? 20 लाख था। और प्रीवियस ईयर में ही हमारा प्रॉफिट बच्चों कितना था? 4 लाख रुपीज़ का था। तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ से लास्ट ईयर के बेस पे आपको निकालना है कि क्या परसेंटेज आती है, उस परसेंटेज को इस ईयर से आपको मल्टीप्लाई कर देना। देखो लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट था, हम इसको कैसे करते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ताकि आपकी परसेंटेज आ जाए इनटू का 100। अब प्रीवियस ईयर की दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा? 4 लाख डिवाइडेड बाय आपका 20 लाख इंटू 100। 50 से हमारी 0 कट हो जाएगी, ये 5, इट विल बी 20%। मीन्स लास्ट ईयर में जो हमारा बेस चल रहा था दैट इज 20%। अब उसके अकॉर्डिंगली इस साल का 20% निकाल लो, इट्स 5 और इट्स 40,000। ये तो सारे पार्टनर्स का होगा, इसने पूछा था सिर्फ एक पार्टनर का, उसकी रेशियो एज इट इज गिवन थी। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1/4 दैट इज 10,000। कितना आ गया बच्चों? 10,000 रुपीज़ हम उसको देंगे। अच्छा,
तो 20% आ गया। अब लास्ट ईयर का सॉरी जो करंट ईयर का देखो 20% आ गया। अब करंट ईयर का टिल द डेट ऑफ डेथ कितना है उसका 8 लाख रुपीज़ टर्नओवर उसने बता रखा है। इसका हम 20% निकालेंगे, इट विल बी 5 1 एंड इट्स 6 1,60,000। अब ये तो सारे पार्टनर्स का होगा, हमें सिर्फ किसका निकालना है जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका शेयर एज इट इज़ गिवन है। तो इसका कितना कर देंगे 1/4। जब हमने इसको 1/4 किया तो इट विल बी 40,000। मीन्स हम डिसीज पार्टनर को कितना शेयर दे रहे हैं बच्चों 40,000। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ₹40,000। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अमित ए पार्टनर विड्रू ₹10,000 पर मंथ इन द एंड, वो हर महीने 10,000 रुपये निकाल रहा है, वट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ इट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। जो आपका पार्टनरशिप है हमने वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना सीखा था, तो वहाँ पे एवरेज मेथड के थ्रू हम निकालते थे। तो वहाँ पे आपको जो एवरेज पीरियड था वो एज इट इज़ बेसिकली बच्चों को लर्न हो जाता है। जब वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकालता है तो इट वाज 6.5। इसने बोला कि एंड में निकाल रहा है, मिडल में निकालता है तो 6 और एंड में निकालता है तो 0.5 और कम कर दीजिए 5.5। तो बच्चों देखो 10,000 पर मंथ है तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई उसकी इंटू 12 जब हमने किया इट विल बी 1,20,000। तो 1,20,000 पे 8% निकालना है, एवरेज पीरियड कितना रहेगा 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा एक बार हम देख लेते हैं। $1,20,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 इट विल बी बच्चा 4,400। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका जाएगा 4,400। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4,400। क्लियर है? तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 फिर से मैच द फॉलोइंग है हमारे पास। शेयर फॉर फीचर है, अनकॉल्ड कैपिटल, ओवर सब्सक्रिप्शन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। मीन शेयर्स वाले चैप्टर से हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो शेयर फॉर फीचर आप किस वाले केस में करते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स क्या रहता है। तो यहाँ पे जब आप इन सबको करोगे तो उस टाइम पे देखो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा बैठता है। देखो जो अनकॉल्ड कैपिटल है जो ऑप्शन बी है वो सबसे इजी है करना। क्यों? क्योंकि वो वाली कैपिटल होती है जो हम रिजर्व करके रख लेते हैं और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे बुलाते हैं। तो सबसे इजी आपने इसको मैच कर दिया, दैट इज रिजर्व कैपिटल। अब आती है ओवर सब्सक्रिप्शन। आपको पता है जो प्रो राटा अलॉटमेंट है वो हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कर देते हैं, तो ये भी बिल्कुल ईजी था। अब बताता है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। देखो दो ऑप्शन बचे हैं। तो जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है वो आप कब देते हो? सिर्फ रीइश्यू वाले शेयर्स पे देते हैं। अब कंपनीज एक्ट 2013 के जो आया थी अमेंडमेंट्स, वहाँ पे आप पहले हम डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू कर सकते थे बट अब नहीं कर सकते हैं। तो डिस्काउंट कब कर सकते हैं? सिर्फ रीइश्यू के केस में। अब बचा सिर्फ ए ऑप्शन की शेयर फॉर फ्यूचर। जब शेयर फॉर फ्यूचर में जो बैलेंस बच जाता है हम उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं बच्चों? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जब आपने रीइश्यू किया जो बैलेंस बचा हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। अब आप इसके अकॉर्डिंगली जब आंसर को मैच करोगे तो देख लो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? देन आता है क्वेश्चन नंबर 36 पे। XYZ आर पार्टनर्स हु डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। Realization expenses were to be borne by Y, for which he was to be given remuneration of ₹10,000. ठीक है। Actual expenses was ₹12,000. How much amount will be transferred to Y's capital for it? जो Y है वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को करने वाला है, उसके लिए हम उसको कितना देने वाले हैं? 10,000 रुपीज़। हमने एक अमाउंट फिक्स कर दी जी, हम आपको 10,000 रुपीज़ देंगे। तो जो आपने अमाउंट फिक्स कर दी ना हम उसको वही देंगे, चाहे एक्चुअल एक्सपेंसेस कम हो चाहे ज़्यादा हो। इसने बोला कि एक्चुअल एक्सपेंसेस 12,002 है बट रेम्यूनरेशन कितनी फिक्स है बच्चों? सिर्फ 10,000 रुपीज़ फिक्स है। तो हम उसको कितना देंगे? 10 देंगे 12 देंगे? तो एज यू नो मैंने आपको बताया जितनी फिक्स है हम उसको उतनी ही देंगे। यहाँ पे एक्सपेंसेस 12,000 हो गए तो इसका मतलब ये नहीं हम उसको 2,000 और दे देंगे, जी नहीं, जो फिक्स है वही देंगे। अगर 8,000 होते तो भी हम उसको 10,000 रुपये ही देते। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10,000 रुपीज़।
क्लियर है? देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एमएफ एक्सेस 2007 फाइल इज। बेटा 4 ऑप्शन गिवन थे, इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बट इसमें हल्का सा चेंज होगा, इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। इट्स .8cc DB रहेगा, नॉट BD, इट्स DB, ठीक है, और तीनों तो है ही नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपके पास 4 स्टेटमेंट गिवन थी, कौन सी करेक्ट नहीं है आपको बताना है। स्प्रेडशीट इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, आपको पता है उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स का ही होता है, तो ये तो एकदम करेक्ट है, तो ये तो है ही नहीं। रहता है ए स्प्रेडशीट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्कशीट, जो स्प्रेडशीट है और वर्कशीट है वो दोनों अलग अलग होती है। नहीं, जो वर्कशीट्स को बेसिकली जब आप मिला देते हो वो मिलके क्या बन जाती है बेटा, स्प्रेडशीट बन जाती है, तो ये करेक्ट नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। फिर भी हम आगे वाले ऑप्शंस और देखते हैं। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, तो एज यू नो वो तो है ही। स्प्रेडशीट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ग्राफ्स ऑल्सो, जी हाँ, स्प्रेडशीट में आप ग्राफ्स भी बना सकते हो, तो ये भी एकदम करेक्ट है। तो कौन सी करेक्ट नहीं थी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डाटा एंटर्ड इन ए सेल मे बी इधर न्यूमेरिक, अल्फान्यूमेरिक, डेट और लेबल। ये आपसे पूछ रहा है जो आप सेल में डाटा एंटर करते हैं वो कौन कौन सा हो सकता है। तो बच्चों न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, आप डेट भी लिख सकते हैं, लेबल आप उसमें नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए, बी एंड सी। आप तीनों तरह का डाटा आप उसमें एंटर कर सकते हैं। क्लियर है? देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रेफर्स टू। हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? जो बैलेंस शीट को प्रोसेस करता है। बैलेंस शीट जो फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ उसको थोड़ी प्रोसेस करता है, तो ये तो एकदम गलत है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंड प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। अकाउंटिंग डाटा को वो क्या करता है, प्रोसेस करता है और आपको रिकॉर्ड्स दे देता है और रिपोर्ट्स बना के देता है, तो ये एकदम सही बात है। सिर्फ नीचे लिख रहा है प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग रिलेटेड डाटा, क्या वो सिर्फ प्रोसेस करता है? जी नहीं, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो आपको रिपोर्ट्स भी जनरेट करके देते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट, ये भी बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शंस एंड प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ठीक है। ये थे बच्चों हमारे 40 क्वेश्चंस। अब आखिरी के जो 10 क्वेश्चन बचे थे वो थे आपके कॉमन पैसेज वाले क्वेश्चन। आपके पास 2 कॉमन पैसेज गिवन है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस एंड देन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, दोनों से रिलेटेड है। तो जो आपका फर्स्ट कॉमन पैसेज आया था बच्चों, वो कहाँ से आया था? कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले से था। तो यहाँ से जो 41 to 45 क्वेश्चंस हम करेंगे वो कॉमन पैसेज से रिलेटेड हमारे होने वाले हैं। तो चलिए रीड आउट करते हैं सबसे पहले अपने कॉमन पैसेज को। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द केस स्टडी गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। मिकू ऑन एल्यूमिनी ऑफ IIT दिल्ली इनिशिएटेड हिज स्टार्टअप ऑफ गजानन लिमिटेड इन द ईयर 2016, ठीक है। उसने एक इनिशिएटिव लिया है, स्टार्टअप किया है। हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर इन द ईयर 2020-21 आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन इज 62500, मीन 6,25,000 उसने आपको प्रॉफिट बता दिया। कब हुआ है उसका? आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन, मीन्स उसने सब प्लस माइनस करने के बाद जो आया है, ठीक है। दिस प्रॉफिट वॉज अराइव्ड आफ्टर टेकिंग फॉलोइंग आइटम्स इनटू कंसिडरेशन। देखो उसने लिख भी दिया है ये वाला प्रॉफिट कब आया, जब उसने ये वाली जो नीचे एक टेबल के अंदर 5 आइटम्स दिए ये उसने कंसिडर कर लिया है, ठीक है। ये पांचों क्या है हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। नीचे फिर कुछ और डिटेल्स भी आपको गिवन है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस उस ईयर में इतने थे, नेक्स्ट ईयर में इतने हुए, उस ईयर में इतने, नेक्स्ट ईयर में इतने हुए, ठीक है। तो इसके बेस पे जो 5 क्वेश्चंस बनते हैं हम बच्चों सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इसने आपसे पूछा इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, सॉरी इंटरेस्ट प्रॉफिट नहीं, इट्स नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है बच्चों वो क्या आएगा? तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी इसको यूज करके, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है जितना भी प्रॉफिट हमें मिला, कितना प्रॉफिट हुआ सारे अप्रोप्रिएशन के बाद उसने हमको गिवन है
500। ठीक है, अब जो ऊपर वाली फर्स्ट टेबल में 5 इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें से देखो कौन कौन सी यूज हो सकती है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये यूज नहीं होगी बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट निकालने के लिए। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी यूज नहीं होगी। ट्रांसफर टू रिजर्व, तो इसी में से पैसा ट्रांसफर किया होगा ना रिजर्व में, तो आप इसको क्या कर दोगे बच्चों, प्लस कर देंगे। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व वाले को हम ऐड कर देंगे। और चीज़ क्या ऐड कर सकते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो जो टैक्स के लिए आपने निकाला है पैसा इसी वाली फिगर्स में से निकाला होगा ना, जो प्रॉफिट आया होगा तब जाके ये वाला प्रॉफिट निकला होगा, तो उसको भी दोबारा क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट रहता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है। तो जब आप इन तीनों फिगर्स को मैच करेंगे तो बच्चों यहाँ से हमारा जो टोटल निकल के आएगा वो आएगा 125,000 मीन्स 12,50,000 रुपीज़। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बनेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है, तो चले चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 पूछता है आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आ चुका है, कौन सा आ चुका है बच्चों, ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया था, बिफोर टैक्स। ठीक है, अब आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बट वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले। तो अब जो बाकी की इंफॉर्मेशन थी वो वाली इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, उसमें कोई पैसा थोड़ी गया था, तो इसको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। ठीक है, देन आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो लॉस हुआ था हम उसको प्लस कर देंगे। देन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड, एज यू नो इसको भी क्या करते हैं बच्चों, प्लस करते हैं। तो जब इस 12,50,000 के अंदर हम ये तीनों फिगर्स को प्लस कर देंगे, एड ऑन कर देंगे, तो बच्चों जो हमारा फिगर निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2295,000। कौन सी निकल के आएगी, 2295,000। तो हमारा ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2295,000। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 43, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग चूज द आइटम विच वुड बी मेंशन्ड इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑल्सो। इन चारों में से आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कौन सी चीज़ को यूज़ करोगे। तो एज यू नो जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं या फिर डिविडेंड पे करते हैं वो कहाँ जाता है बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछता है कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स। ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसके बाद हमने निकाल लिया, क्या निकाल देंगे कि टैक्स से पहले हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट है वो क्या निकलेगा। तो अब जो ये नीचे टेबल दी हुई थी वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाली चीज़ें आप लोगों को करनी है कि बिफोर वर्किंग कैपिटल हमारा जो आएगा था 22,950। अब जब वर्किंग कैपिटल में जो नीचे चीज़ें दी हुई है करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी, उसमें जब आप चेंजेस को ऐड या माइनस कर दोगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस है बेटा सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट है, उसके बाद ट्रेड पेबल्स गिवन है आपको, उसके बाद इन्वेंट्रीज गिवन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की हमें गिवन है। तो देखो जब ये वाला प्रॉफिट हमारा निकल के आया है इसमें 22,950, इसी के अंदर हमें करते जाना है। तो देखो जो चेंजेस आए हैं वर्किंग कैपिटल में, सबसे पहले आया 15,000, देन 1 लाख का, देन 28,000 का, एंड देन 3 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो 15,000 का चेंज आया वो कहाँ आया हमारा, प्रीपेड एक्सपेंसेस में, प्रीपेड एक्सपेंसेस में आया है। उसके बाद जो हमारा 1 लाख का चेंज आया बच्चों, ये कहाँ आया हमारा, इन्वेंट्रीज में। उसके बाद 28,000 का जो चेंज आया ये आया हमारा एक्रूड इंटरेस्ट में। और जो हमारा 3 लाख का चेंज आया बच्चों वो कहाँ आया हमारा, ट्रेड पेबल्स में।
तो जब हमने ये दो चीज़ें आपकी प्लस हो गई है, ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी माइनस हो जाएगी। जब आप इसको प्लस माइनस करके फिगर निकालोगे बच्चों, ये तो आ जाएगा 2,13,000 को माइनस करना है इस वाली फिगर से। 2295 में से आपको इन चारों का जब प्लस माइनस करोगे, इन दोनों को प्लस और इन दोनों को माइनस कर दोगे, तो उसमें से निकल के आएगा जो हमारी लास्ट में भी आपको एग्जैक्टली क्या माइनस करना है, वो माइनस करना है ये। तो जब हमने 2295 में से ये वाली फिगर माइनस करी तो हमारा आंसर आएगा 208200। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस। देखो बच्चा, ऑप्शंस में ना ऐसा कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है। जो 4 ऑप्शन हमारे एग्जाम के अंदर आए थे उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। जो 44 एंड 45 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आपका नहीं निकल के आएगा जो आप निकालोगे, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। तो जो आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन है, अगर यहाँ पे आप 6 की जगह 20 लिखते हैं तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा यही वाला जो हमने निकाला है। क्लियर है? तो चलिए इसी के बेस पे आगे, इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश निकल के आया? तो देखो उसमें एक अमाउंट थी ना, इंटरेस्ट, वो प्रोविजन फॉर टैक्स वाली, वो रही 4th नंबर पे फर्स्ट टेबल में, प्रोविजन फॉर टैक्स 270 है। अब आप एज्यूम कर लो कि आपने वो पे कर दिया क्योंकि उसने नेट पूछा है आपसे, तो इसमें से जब आप वो माइनस कर दोगे 2700, तो जो हमारी फिगर निकल के आएगी वो आएगी 1812000। ठीक है, तो आपकी ये आ गई नेट प्रॉफिट, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऊपर वाला बिफोर टैक्स था, जब उसमें से टैक्स माइनस कर दिया तो हमारा ये आंसर आ गया, और ये भी आपका गिवन नहीं है। तो जो ऑप्शंस थे वो 44 एंड 45 क्वेश्चन में गलत है। जो शुरू वाले तीनों क्वेश्चंस थे उसके ऑप्शंस गिवन थे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट कॉमन पैसेज। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला, जिसके 5 क्वेश्चंस और देख लेते हैं क्या है। तो देखो नीचे केस स्टडी गिवन है, अरुण एंड राम आर पार्टनर्स इन ए रेस्टोरेंट बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशो। उसने आपको बता दिया वो किस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बच्चा, कैपिटल रेशो में कर रहे हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्म वाज 2 लाख एंड 1,50,000। तो देखो सबसे पहले यहाँ से हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही बता देते हैं क्या हो गई। उसने बोला उसकी कितनी है 2 लाख और उसकी कितनी है 1,50,000। तो यहाँ से जो हमारी रेशियो आ गई वो आ गई 4:3। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। देन अनदर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 बिफोर द एप्रोप्रिएशन ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 2,20,000। उसने आपको बता दिया कि उस साल में कितना प्रॉफिट हुआ है 220, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ना ही उसने सैलरी दी थी। ठीक है, राम इज अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹2,000 पर क्वार्टर। जो राम एक पार्टनर, उसको हम सैलरी दे रहे कितनी 2,000 पर क्वार्टर। ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम दे रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस दे डिसाइडेड टू एंटर संजीव एज ए न्यू पार्टनर। तो कौन से चैप्टर से आए हैं, एडमिशन ऑफ द पार्टनर से। एक नया पार्टनर संजीव आ रहा है, उसकी रेशियो आपको गिवन है 1/5। It was agreed that Sanjeev will bring 1 lakh as a capital and 50,000 as his share of goodwill. It was decided then he will give 1 lakh as loan to the firm for 3 years. 1 लाख रुपए वो कैपिटल के लेके आ रहा है, 50,000 रुपए गुडविल के ला रहा है और साथ के साथ 1 लाख रुपए का लोन भी हमारी फर्म को दे रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अब आपको 5 क्वेश्चंस बताने हैं। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप कितनी सैलरी दिखाओगे? तो देखो राम को सैलरी दे रहे हैं, जो अरुण उसको तो सैलरी दे ही नहीं रहे हैं। हम राम को कितनी सैलरी दे रहे हैं 2,000 पर क्वार्टर लिखा है, तो आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 4 से, क्योंकि कितने क्वार्टर होते हैं बच्चों हमारे 4। अगर पर मंथ लिखा होता तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते। तो हम कितनी सैलरी दे रहे हैं उसको 8,000 रुपीज़। ठीक है, तो हम ये वाली अमाउंट ही शो कर देंगे। देन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डैश साइड ऑफ द पार्टनर्स डैश अकाउंट। जब आपने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा पार्टनर को, तो फर्म का तो खर्चा हो गया, फर्म ने तो डेबिट साइड लिख दिया, बट
पार्टनर्स की कौन सी साइड जाएगा, तो बिल्कुल पहले वाला तो बिल्कुल इजी था कि क्रेडिट साइड जाएगा। अब दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैपिटल साइड कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में। अब आपको पता है करंट अकाउंट में कब जाता है, जब वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहा है, और कैपिटल अकाउंट में कब जाएगा, जब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को फॉलो कर रहा है। क्यों, फिक्स्ड मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल प्लस करंट वाला, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है, करंट में। अब देखते हैं वो मेथड कौन सा फॉलो कर रहा है। तो जब आप क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है देयर फिक्स्ड कैपिटल, मीन्स वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। कहाँ जाएगा, हम क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ना कि कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, देन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय संजीव विल बी, जो संजीव ने हमारी फर्म को लोन दिया है हम उसको कितना इंटरेस्ट देंगे। तो देखते क्वेश्चन में क्या गिवन है। जब आपने पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा तो यहाँ पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं था। तो आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, अगर आपको गिवन नहीं है तो हम किस रेट पे उसको इंटरेस्ट दे देते हैं, 6% पर एनम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। देन चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 49 क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ बोथ द पार्टनर्स विल बी। आपको बताना है जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कितना निकल के आएगा। तो कुछ भी नहीं करना था, जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन थी हम उस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो देखो इसने आपको दे रखा है जो उनका प्रॉफिट था बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना था बच्चों, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना था, 220। अब इसमें से सैलरी माइनस कर दो, सैलरी कितने की आई थी, 8000 रुपीज़ की। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम पार्टनर को दे रहे हैं तो वो माइनस कर देंगे एज 10% पर एनम। तो कितना दे रहे हैं, 2,01,50। तो बेसिकली इन दोनों पे आप 10% निकालोगे तो उस पर कितना आएगा, 20,000 आएगा, और सेकंड वाले पे 15,000। तो टोटल हो गया 35,000। तो 35,000 एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो आएगा, जो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो आ जाएगा 1170। ठीक है बच्चों, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी थी। आपके पास ओल्ड रेशो गिवन ही है जो मैंने ऊपर निकाली थी 4:3, और नए पार्टनर का 1/5 का शेयर आपको गिवन है। कितना शेयर गिवन है, 1/5। जो न्यू पार्टनर संजीव आया था उसका कितना शेयर गिवन है बच्चों, 1/5। तो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल ईजी तरीके से टोटल प्रॉफिट हम कितना ले लेते हैं, सॉरी टोटल शेयर कितना ले लेते हैं, 1। संजीव को उसमें से कितना दे रहे हैं, 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, 1 माइनस 1/5, दैट इज 4/5। अब इस 4/5 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों, इस वाली रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अरुण, फिर हमारा कौन है, राम, देन संजीव। इसका तो गिवन ही है 1/5, इसका कितना हो गया 4/5 इंटू 4/3, सॉरी 4/7, 16 डिवाइडेड बाई 35। इसका कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 3/7, दैट इज 12/35। तो आपकी रेशो क्या बन जाएगी, 16:12। अब इसको 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7। तो हमारी जो न्यू रेशो आ गई है वो आ गई है 16:12:7। 16:12:7। क्लियर है। तो ये थे बच्चों हमारे CUT के लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसके 50 क्वेश्चंस जो हमने सारे सॉल्व करके देखे। तो अब आप लोगों को आइडिया लग ही चुका होगा कि जो NTA एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है CUT का वो कुछ इजी नहीं होने वाला है। आपको लाइन टू लाइन जो NCERT की बुक है वहाँ से पढ़ाई करनी है और आप वहाँ से अपनी प्रिपरेशन उस बेस पे कर सकते हैं ताकि आप CUT में बेस्ट स्कोर कर सके। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में जहां हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर्स को। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट CUT एग्जाम।